हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फंडामेंटल्स। माय सेल्फ मंगल पांडे। तो अभी हम लोग चला रहे थे मोशन प्लेन। ठीक है, प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल मोशन। तो इसके लिए हम लोग को वेक्टर बहुत जरूरी था, इसलिए वेक्टर पहले पता है। और वेक्टर सिर्फ प्लेन के लिए नहीं जरूरी है, वेक्टर पूरे फिजिक्स में काम आएगा तुमको। तो इसलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग इसका चाहिए। तो कुछ अभी हम लोग वेक्टर पे क्वेश्चन किए थे और भी बहुत तरीके का। वेक्टर तो रेगुलरली मिलता रहेगा, तो इसलिए स्पेसिफिकली इस पर बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का जरूरत था रिवाइज करने के पर्पज पे उतना कर दिए हैं। ठीक है, तो अब समझेंगे कि प्लेन पे मोशन स्टडी कैसे करें। तो जैसे हम ये पहले भी बोले कि जब वन डायमेंशन का जो मोशन है, जो भी हम लोग पढ़े वन डायमेंशन के मोशन को, वही हम लोग यहाँ पे दो केस दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे पढ़ लें, तो उससे ही कैलकुलेशन सारा हो जाएगा। वजह सिंपल यही है कि परपेंडिकुलर एक्सिस होने से जो हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका मेन वजह यही है कि एक एक्सिस का कोई भी पैरामीटर दूसरे एक्सिस के पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, पैरामीटर्स ऑन along any axis doesn't affect other parameters along any other perpendicular axis। मतलब कोई भी एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर कोई और एक्सिस फॉर्म कर लो, कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो, एक्स वाई जेड कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा मान लो कि ये डायरेक्शन पे एक्सिस है, तो दूसरा हम इससे परपेंडिकुलर ये ले लेते हैं। ये ले लो, चाहे इस सर्कल पे कहीं पे भी हम ले लेंगे, वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस डायरेक्शन का कोई भी पैरामीटर होगा इसके पैरामीटर से अफेक्ट नहीं करने वाला। यानी कि इधर अगर एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन पे इसके वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ना डिस्प्लेसमेंट पे, ना वेलोसिटी पे, ना एक्सेलरेशन पे। एक पैरामीटर, एक एक्सिस का पैरामीटर दूसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करता है। तो यही एडवांटेज है, इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस सेलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग इंडिविजुअल एक्सिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम लोग मोशन को स्टडी कर सकते हैं। मोशन कैन बी स्टडीड टेकिंग इंडिविजुअल एक्सिस या अलोंग इंडिविजुअल एक्सिस कर सकते हैं। कि मतलब अलग अलग एक्सिस का जो मोशन होगा उनको अलग अलग स्टडी कर लो और उसका फिर फाइनल रिजल्ट बता दो। जैसे कि अगर तुमको कोई बोले कि कोई एक्स वाई एक्सिस है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से यहां चला गया, ठीक है, इसके जाने का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ये एक्स में डिस्प्लेसमेंट किया, ये एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये y में डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, और y इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो ये सिंपल इसी जो हम लोग वन डायमेंशन में पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग x को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, y को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। x का रेट ऑफ चेंज अगर बात किया जाए तो dx बाई dt आएगा, ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस आएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। सिमिलरली वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस dy अपॉन dt कर लो, एक्सेलरेशन के लिए d2y अपॉन dt स्क्वायर कर लो। अगर तुमको एक्सेलरेशन ax और ay दिया हुआ है, तुमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर लो। यानी कि जो काइनेमेटिक्स के लिए इक्वेशन जो है उनको भी हम लोग इंडिविजुअल एक्सिस पे अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर लाइक क्या इक्वेशन था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वेलोसिटी विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन। सिमिलरली y पे अगर बात किया जाए तो हम लोग वी वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इसको यूज कर सकते हैं। और भी जो भी तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन है
तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन को हम लोग x के लिए अलग से, y के लिए अलग से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ओवरऑल पूछा जाएगा कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें तो हम लोग को कोई जरूरी है कि x और y एक साथ ही निकालना है, अलग अलग से दोनों सॉल्व कर लिए और हम लोग उसके बाद नेट डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या रहा या वेलोसिटी ओवरऑल क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगा, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब वेक्टर होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं रूट ओवर। रिजल्टेंट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे इसमें क्या हो गया 90 डिग्री, तो कॉस थीटा 0, तो सिंपल बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो कंपोनेंट है, एक एक्स पे एक वाई पे, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर विल बी रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का बात करें सो दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये सिंपल हम इतना लिख रहे हैं बस इसलिए कि तुमको ये बार बार दिमाग में ये फोर्स हो कि 2 डायमेंशन का मोशन है, 2D मोशन है, इसमें कोई नया बात नहीं है। हम लोग 1D मोशन के लिए अलग अलग से सॉल्व करेंगे तो सब कुछ तय है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, सब कुछ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस जैसे प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन है तो उसमें कुछ रिजल्ट्स जो है वो याद रखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम क्विकली अटेम्प्ट कर सकोगे। बट प्रोजेक्टाइल को भी तुम चाहो तो हमेशा ऐसे तोड़ करके एक्स पे वाई पे डिफरेंटली बनाओ, काम हमेशा आसान रहेगा। प्रोजेक्टाइल में भी जो गड़बड़ी होता है तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है कि नहीं बनता है, सारा चीज आ रहा है, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन बना रहे हो फिर भी उसी क्वेश्चन में फिर से फंसते हो। वजह यह कि इस सेंस को क्लियर रखना चाहिए कि दोनों डायमेंशन डिफरेंट होता है, एक्सेलरेशन सिर्फ वहां पे वाई में होता है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग बात करते रहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ मानते हैं, मोशन मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा उसको निकालते चले जा सकते हो। तो उसके लिए भी तुमको कोई काइनेमेटिक का फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल का अलग से फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो भी सॉल्व कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इस बात को अगर सेंस को क्लियर नहीं रखते हो तो प्रोजेक्टाइल में भी दिक्कत होगा, फॉर्मूलाज मेमोराइज करने से सब कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि नॉर्मल प्लेन के सिचुएशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आया है और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट पे क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा रखा है, कुछ और भी ऐसे ही बन सकता है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are meters and t in second. The acceleration of the particle at t equal to 2 second is, कह रहा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट का जो पोजीशन है, कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है एक्स वाई एक्सिस पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई एक्सिस पे चल रहा है, तो किसी भी टाइम पे उसका जो पॉइंट होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स और वाई, वो टाइम रेटेड फंक्शन दिया हुआ है। एक्स का फंक्शन क्या दिया है कि किसी भी समय उसका जो पोजीशन होगा दैट इज 5t minus 2t square, 5t minus 2t square, और y दिया है 10t। ठीक है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि एक्स एक्सिस में कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए, वाई एक्सिस में भी कुछ बढ़ता जाए, और ओवरऑल देखो तो हो सकता है कि कुछ ऐसे चल रहा हो, कोई भी तरीके से जा सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या ऑर्डर होगा नहीं होगा। ठीक है, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्टिकल हो, सर्कुलर हो, मतलब नहीं। मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन, इसका किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा और क्या मैग्नीट्यूड होगा और स्पेसिफिकली किसी टाइम पर। तो तुम सिंपल सोचो कि अगर हम एक ही चीज रखते कि कोई एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 10t और इसका एक्सेलरेशन पूछे तो सिंपल बता सकते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है ये 5t minus 2t square और इसमें एक्सेलरेशन पूछे तो इसको भी बता सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक्सेलरेशन इंडिविजुअली बता सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख करके बोल सकते हैं कि यहाँ जो पाथ होगा ये पैराबोलिक होगा, और पैराबोलिक अकॉर्डिंग टू अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यानी कि वाई एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट ठीक यूनिफॉर्म जाएगा और पैराबोलिकली ऐसे कुछ चलेगा। ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा, हम लोग को क्या सिंपल करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी बताए थे कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे भी अलग से निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी अलग से निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने का मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5t minus 2t square, 5t का डिफरेंशिएशन 5, 2t square यानी कि 2t square का डिफरेंशिएशन 2t। ठीक है, एक बार और इसको टाइम से डिफरेंशिएट करना है तो 2 डबल डिफरेंशिएशन हो गया,
तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो फिर ये 5 यानी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया -4t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बोर्ड के बाहर चले गए क्या? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से ए वाई करो तो एक ही बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसी में काम इसका खत्म हो जाएगा। 10t है, 10t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 10, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी एक्सेलरेशन जो है वो होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दोनों इंडिविजुअल एक्सिस का एक्सेलरेशन का स्क्वायर करके समेशन करेंगे। ay क्योंकि 0 है तो कुछ नहीं, ये ax के बराबर ही होगा, यानी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही इसका नेट एक्सेलरेशन होगा। अब यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसमें प्लेस करते हैं तो कुछ चीज ध्यान रखना है कि जैसे कि मैग्नीट्यूड अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग +4 भी लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर में बात कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना है कि स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो तो डायरेक्शन का सेंस क्लियर रखो कि ax जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, y जो है वो 0 है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन का बात किया जाएगा तो -4i मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर i। तो इसे यहाँ डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, तो बस हम लोग -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका टाइम रेटेड फंक्शन बता रहा है उसके पोजीशन का, कि इज गिवन बाय r = 4 sin 2 pi t i plus 4 cos 2 pi t j, where r is in meter, t is in second, i j are unit vector along x axis and y axis। तो इसे सब डिटेलिंग किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसको तुमको देख के ये पता होना चाहिए कि ये एक सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पाथ का ये ऑर्डर है। अगर इस तरीके का ऑर्डर कहीं पे दिख रहा है सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कुलर मोशन, तो ये देख करके ही समझ में आना चाहिए। इसका सिंपल तरीका क्या है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब उसका किसी भी टाइम पे एक्स एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड है वो बताएगा, जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन पे चल रहा है तो किसी भी पॉइंट पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसका मिल रहा है। ठीक है, सर्कल में होने के लिए मेन प्रॉपर्टी क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में होता है तो सर्कल सिंपली बोल सकते हो कि इट्स अ locus of point which is equidistant, locus of a point on a plane which is equidistant from a fixed point। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है तो किसी एक पॉइंट के खास पॉइंट दैट इज सेंटर, उससे उसका दूरी हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज रेडियस। तो इससे इसका हमेशा दूरी फिक्स होना चाहिए, चाहे ये कहीं पर भी मिले। सो दिस विल बी सर्कल। अगर ऐसा हुआ तो देखा जाए क्या ये हो सकता है इसको देख करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देखो, इसका जो अगर डिस्टेंस है ये मान ली r है, सो दिस r इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ओवर अंडर रूट। तो स्क्वायर करके जोड़ के देखो तो क्या आ गया 4 sin 2 pi t, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 cos 2 pi t, इसका स्क्वायर कर देंगे और होल ओवर अंडर रूट। तो ये 4 स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, बाहर आ जाएगा, 4 को बाहर ले आओ, अंदर में वो क्या हो गया साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, थीटा सेम होना चाहिए, 2 पाई टी दोनों के लिए सेम है, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1। तो ये फाइनली r इज इक्वल टू 4 आ गया। तो देखो यहां पे कोई टाइम फंक्शन नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी 4 मीटर। यहां पे टाइम का कोई फंक्शन रहा ही नहीं। ठीक है, यानी सिंपल अगर इसका हम दूरी का बात करें कि उसका डिस्टेंस कितना है, सो दैट विल बी कांस्टेंट, सो इट्स अ सर्कल। ये सर्कल का ये प्रॉपर्टी है। तो बात क्लियर हो गया, सर्कल होगा। तो अब देखा जाए इसमें क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखेंगे, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, ये क्लियर है, रेडियस 4 मीटर, पाथ भी सर्कुलर, क्लियर हो गया। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सेलरेशन वेक्टर इज माइनस अलोंग माइनस r,
एक्सेलरेशन किधर होता है, ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर। सो एक्सेलरेशन किधर होता है, एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, दिस इज ए आर। सो एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव ऑफ रेडियस वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, ये लगता है एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो टुवर्ड्स माइनस आर, ये भी सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन आर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये भी सही है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड याद होगा, ओमेगा स्क्वायर आर चाहे v स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि पहला वाला डेफिनेटली गलत होगा, तो पहले वाले को एक बार कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज dr अपॉन dt। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आएगा 4 sin 2 pi t, sin 2 pi t का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2 pi into t, फिर इस 2 pi t का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, सो दैट विल बी 2 pi, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया i प्लस 4, अब cos 2 pi t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2 pi t, cos का डिफरेंशिएशन नेगेटिव, फिर ये 2 pi t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अगेन आ गया 2 pi j, ठीक है। यानी कि देखो फिर ये cos थीटा sin थीटा i और j में है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से ये कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन कितना आएगा 4 इंटू 2 पाई दैट इज 8 पाई। तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड का बात करोगे सो दैट विल बी 8 पाई मीटर पर सेकेंड, नॉट 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए वेलोसिटी यहां पे गलत दे रखा है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन है ऐसा, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, भी पूरा क्या, बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले ईस्ट की तरफ चल रहा है विद सम वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थोड़े समय के बाद ये मान लो कि यहां से चलता हुआ कुछ यहां पहुंच गया, और अब ये हमको दिख रहा है किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, और अभी इसका स्पीड है, वेलोसिटी है, सॉरी पहले 30 बाद में 40, अभी इसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड का, लेकिन किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये शुरुआत में, और यहां से यहां तक इसको जाने में जो टाइम लगा वो टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड का, और पूछ के आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद द इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी हम लोग एवरेज का बात करते हैं तो टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम लेते हैं, सो दैट विल बी एवरेज। इंस्टेंटेनियस होता है कि डिफरेंशियल ऑर्डर चाहिए, यानी कि एट दैट इंस्टेंट उसको डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, यानी कि एक्सेलरेशन भले इस रास्ते में डिफरेंट रहा हो, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, पूरे का एवरेज चाहिए, यानी कि यहां से यहां तक जो भी चेंजेज आया है उसके अकॉर्डिंग। तो एवरेज एक्सेलरेशन का बात करोगे सो दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना समय लगा, कितने वेलोसिटी में चेंज आया। और चेंज इन वेलोसिटी, इस पे बस यही तुमको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर में है, तो वेक्टर में लिखना हर चीज है, ठीक है। वेक्टर में नहीं लिखोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज देखना है। वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या हो गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। कोई भी चीज में चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये वेलोसिटी कुछ फाइनल रहा होगा, फिर कुछ इनिशियल भी रहा होगा, और कुछ टाइम भी लगा है। ओके, तो देखें फाइनल वेलोसिटी यानी कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए पे चलना शुरू हुआ और ये बी पे आ गया, तो बी पे इसके पास जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है। नॉर्थ को हम लोग जे लिख सकते हैं, वाई एक्सिस मान सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 40 मीटर पर सेकंड जे। ये वेक्टर फॉर्म में अगर बात किया जाए सो ये वीएफ को तुम क्या लिख सकते हो 40 जे मीटर पर सेकंड, और यहां पे वी आई को क्या लिख सकते हैं, वी आई इज 30 आई मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है। अगर 30 रहता तो माइनस करते 30 माइनस 30 जीरो कर देते तो सब बेकार, कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन ध्यान रखेंगे वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब कि वेक्टर चेंज हुआ है। माइनस 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग आई इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लगा 10 सेकंड का, ठीक है। डिवाइड कर दो तो होगा 40/10 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जे माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई।
सो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि एक वेक्टर फॉर्म में होगा, तो आई और जे कंपोनेंट्स में रहेगा। आई और जे देखो हम ये फिक्स नहीं कर रहे हैं कि आई किसको लेना, जे किसको लेना है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तुम जे के ले लो, आई के ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं। बट दो चीज क्लियर है कि जो भी इस डायरेक्शन होगा उस पे नॉर्थ परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो दो परपेंडिकुलर कोई भी कंपोनेंट तुम ले सकते हो आई जे के, कोई बात दे नहीं है कि ईस्ट के अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, नॉर्थ के अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, ये कोई नहीं बोला, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, सो ए एवरेज विल बी इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, नॉट इंस्टेंटेनियस। तो ऐसा भी रह सकता है, जैसे कि हम लोग रिलेटिव में ये खास करके बहुत काम आता है कि जब कोई जा रहा हो और सडनली मुड़ जाए तो काफी एक्सेलरेशन होता है। कैसे कैसे समझते हैं, जैसे इस पे भी एक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन समझना है। जैसे कि मान लो कोई जा रहा हो 10 मीटर पर सेकंड से और अचानक से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चलने लगा, यानी कि परपेंडिकुलरली ये टर्न कर गया और वही स्पीड से जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आया, स्पीड वही है लेकिन वेलोसिटी में बहुत भारी चेंज आया है। पहले जिस डायरेक्शन पे था, मान लो इसके लिए यहां पे कर लें इस स्पेस में, मान लो कि कोई एक जा रहा हो v वेलोसिटी से इधर, ठीक है, और फिर यहां पे जाने के बाद परपेंडिकुलरली बेंड कर गया, ठीक है, ये v डैश हो गया इसका वेलोसिटी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो वही है, यानी कि सेम स्पीड बोल रहा है कि दोनों सेम स्पीड से चल रहा है। ये मान लो कि कुछ भी v है, v नॉट रख लेते हैं, कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि कोई एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ और सडनली परपेंडिकुलर टर्न ले लिया और ऊपर चलने लग गया, तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या काम करेगा या वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, डेल्टा वी पूछा जाए तो क्या होगा। तो डेल्टा वी हमेशा वेक्टर के सेंस पे लिखना है, तो इसलिए ध्यान रखना होगा। ये आई एक्सिस, ये जे एक्सिस, तुम इसको भी आई ले सकते हो, इसको जे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी जो इच्छा करे। तो शुरुआत में पहले वी था, अब इसके बाद v खत्म हो गया, एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी था वो खत्म हो गया, यानी कि एक सप्रेशन लगा होगा, इधर एक्सेलरेशन लगा होगा जो इस वेलोसिटी को सप्रेस कर दिया, और एक एक्सेलरेशन लगा होगा वाई एक्सिस की तरफ जो इसको ऊपर की तरफ ले गया। तो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सिंपल पूछते कि डायरेक्शन किधर काम करेगा, तो एक हमको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, जो इसको रोका, यानी कि एक एक्सेलरेशन इधर नेगेटिव की तरफ होना चाहिए जो इस वेलोसिटी को जीरो किया, एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए जो इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया। शुरुआत में वेलोसिटी अपवर्ड नहीं था, यानी कि इन दोनों के रिजल्टेंट पे इसके पास कुछ एक एक्सेलरेशन ये होगा। तो बहुत डायरेक्शंस का सेंसेस है जो क्लियर रखना चाहिए कि हाँ भाई ये वेलोसिटी, इसको यानी कि एक्सेलरेशन इधर आना चाहिए। अब क्या मैग्नीट्यूड होगा नहीं होगा निकालना बहुत आसान है। ये चेंज इन वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में क्या था v, और टाइम जो भी रखा हो 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी टाइम दिया हो उस टाइम पे, तो v/t ये एक्सेलरेशन हो जाएगा कि मान लो कि इसमें टाइम लगा t, तो ax विल बी इक्वल टू v/t और ay विल बी आल्सो v, यानी v नॉट अपॉन t, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा v नॉट अपॉन t। अब डायरेक्शन निकालने के लिए यानी कि √2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी v नॉट √2 हो जाएगा एक्सेलरेशन का, जो भी v नॉट √2 अपॉन t। मीन्स ये सिंपल हम बात बोल रहे हैं कैसा रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मूव करते हैं। मीन्स जनरली देखोगे तो मोशन के लिए इतना काफी है, बाकी और जगह वेक्टर से इन्वॉल्व होता रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा ही, पूरी हर जगह वेक्टर मिलेगा, तो इसलिए और ज्यादा वेक्टर पे या मोशन पे करने की जरूरत नहीं। कुछ प्रोजेक्टाइल वगैरह इंपॉर्टेंट है उस पर देख लेते हैं, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर है इन अ प्लेन। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है कि when an object is shot from a bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance, the x1 is to x2 will be। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन और भी है, बट आई प्रेफर कि ये सब क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाओ तो ये ज्यादा बेहतर होता है, काइनेमेटिक्स से बेहतर होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाना, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि कोई एक इंक्लाइन है 60 डिग्री का जो कि फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, और इस पे एक ऑब्जेक्ट को यहां से हमने प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी, मान लिए v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। ये इंक्लाइन है
कुछ 60 डिग्री का। तो इसमें ये यहां से किसी एक पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 0, यहां पर हो गया वेलोसिटी 0। दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द ऑब्जेक्ट। सो ये डिस्टेंस दे रहा है कि दिस इज x1, मतलब क्या बोल रहा है कि पहले अगर 60 डिग्री के इंक्लाइन में हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें तो ये x1 डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा। अगली बार बोल रहा है कि यही ऑब्जेक्ट है और प्लेन भी ऐसा ही है, लेकिन इसके स्लोप को हमने थोड़ा कम कर दिया, ये हो गया 30 डिग्री का स्लोप। और अभी इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया विद द सेम वेलोसिटी v या v नॉट कर लेते हैं, v नॉट से फिर से प्रोजेक्ट किया गया है, इस मैग्नीट्यूड इज सेम। तो अभी ये यहां से कुछ x2 डिस्प्लेसमेंट कर पाया है, ठीक है। तो यहां पर जाने के बाद ये कुछ x2 डिस्प्लेसमेंट, देखो स्लोप को अगर हम कम कर दें तो अब ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर सकेगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये बताना है कि x1 और x2 में क्या रेशियो होगा। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। सो इसको बनाने के लिए हम बोल रहे हैं प्रेफर करना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वो बहुत आसान कर देता है सिस्टम को। सिस्टम में तुमको बहुत चीज पहला क्लियर है कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस कहीं पर भी बोल रहा है और वहां पे मूवमेंट हो रहा है, वहां पे मोशन हो रहा है, यानी कि एनर्जी के कंजम्पशन होने का, डिसिपेट होने का कोई संभावना नहीं है। फ्रिक्शनलेस है तो एनर्जी कहीं से डिसिपेट नहीं होगा, तो एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड। कोई कोलिजन नहीं हो रहा हो, किसी तरह का ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा, सिचुएशन नहीं बन रहा हो जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेहतर होता है कि एनर्जी कंजर्व कर लो, सिस्टम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे जहां पे एनर्जी का कंजर्वेशन पॉसिबल है। जहां एनर्जी का कंजर्वेशन पॉसिबल है, इससे आसान मेथड और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन पॉसिबल होगा तो हमको एक चीज क्लियर होगा कि ये किसी एक पॉइंट पर जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है। यहां पर भी इसका वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। तो वो किस पे निर्भर करेगा कि कितना हाइट अटेंड कर रहा है। सो व्हाट विल बी द कांस्टेंट पैरामीटर? हाइट। क्योंकि हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो यहां से भले ये एंगल में चल रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट क्या ये अलग बात है, लेकिन जो हाइट का राइज होगा वो दोनों ही केस में सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। यानी अगर मास भी सेम रखोगे तो सेम काइनेटिक एनर्जी मिला है। तो जो जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा है उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का जो गेन होगा वो भी दोनों के लिए सेम होना चाहिए, है ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इट विल बी सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों ही h हाइट तक जाएगा एंड दैट विल बी सेम। तो h दोनों के लिए सेम है तो x1 और x2 का रेशियो चाहिए। तो अब सिंपल तुमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि x1 अपॉन ये h है, तो इसको ट्रायंगल बना लो। सो x1 अपॉन h ये क्या आएगा? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर ले हम लोग? हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, या उल्टा कर देते हैं, साइन थीटा ले लेंगे। h अपॉन x1 इज साइन थीटा, और यहां से देखोगे या साइन 60 डिग्री, और यहां से देखोगे तो क्या आएगा? h अपॉन x2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 साइन 60 का वैल्यू हमको पता है, h दोनों में कैंसिल आउट कर देना है तो x1 x2 के बारे में पता चल जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, या हम लोग रेशियो निकालना है तो इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। सो x1 अपॉन x2 विल बी इक्वल टू, ये h तो कैंसिल हो गया, इधर में रह जाएगा साइन 30 अपॉन साइन 60। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 √3/2, तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन √3। क्लियर? बहुत शॉर्टकट है। बाकी काइनेमेटिक्स भी यूज कर सकते हो। काइनेमेटिक्स के लिए फिर तुमको डेसेलरेशन देखना होगा कि यहां पे g लगता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन, जो रिटार्डेशन मिलेगा वो g साइन थीटा का मिलेगा। तो g साइन थीटा रिटार्डेशन हो गया और ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो निकाल सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मूला, दोनों में फॉर्मूला प्लेस करके तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। लेकिन ये बता रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज बेस्ट, जहां पर कहीं पे भी एनर्जी का तुमको लॉसेस ना दिख रहा हो। तो सबसे पहला चीज ये दिमाग में आना चाहिए कि एनर्जी कंजर्व करके एक इक्वेशन तो जरूर बनेगा। अगर उसी इक्वेशन से सॉल्व हो गया मेरा क्वेश्चन तो फिर बेटर है, और कुछ जरूरत पड़ेगा तो और फिर कुछ देखा जाएगा, मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं वो देखते हैं, कुछ और कंजर्व है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि जहां पे भी एनर्जी का डिसिपेशन ना हो,
ऐसा दिख रहा हो कि कहीं भी डिस्प्लेसमेंट होने का चांस नहीं, सो गो थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन में भी एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन इज स्लीपिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एंड अ बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड एज। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कमी है, दोनों के वेलोसिटी को कंपेयर करना। क्या बोल रहा है कि एक स्लोप है, एक स्लोप पे कोई पर्सन है जो कि फ्रिक्शनलेस स्लोप है तो उस पर स्लाइड कर गया, और साथ ही साथ एक बैग था उसको भी रिलीज किया। मींस समझो कि स्लोप पे हम स्लाइड कर रहे हैं और मेरे पास एक बैग था, वो बैग को भी हम छोड़ दिए और हम भी स्लाइड कर गए, तो दोनों जमीन की तरफ जाएगा, हम भी नीचे स्लोप के तरफ, स्लोप के बॉटम पे जाएंगे और ये बैग भी जमीन की तरफ नीचे गिरेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे चल रहा है। यहां मान लिया कि पर्सन ऐसे स्लाइड कर रहा है, ओके, और यहां से ही एक बैग को इसने रिलीज किया, तो बैग भी नीचे गिरेगा, ये भी इधर जाएगा, है ना। तो कहना यह है, पूछ रहा है कि दोनों का वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन बहुत कुछ क्लियर नहीं है। वेलोसिटी का रिलेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी किस मोमेंट पे, वेरिएबल वेलोसिटी सिस्टम है, सो यहां पे बस बताना जरूरी था कि किस मोमेंट पे पूछ रहे हो वेलोसिटी, है ना। किसी भी मोमेंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगा। अगर इसका 5 सेकंड के बाद देखोगे तो इसका कुछ और वेलोसिटी होगा, इसका कुछ और वेलोसिटी होगा, या अगर इसका 5 सेकंड के बाद देख रहे हो, इसका 10 सेकंड के बाद देख रहे हो तो और भी कुछ और डिफरेंट वेलोसिटीज मिलेगा। तो डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट निकलेगा। कहना जो चाहिए था कि दोनों के बॉटम पे जब ये पहुंच रहा है, ये भी जमीन पे गिर रहा है और ये भी जमीन पे फ्लोर पे पहुंच गया है, इस समय एग्जैक्टली मांग रहा है कि जब ये बैग जमीन पे गिरेगा और ये यहां पहुंचेगा तो इसका कुछ वेलोसिटी यहां पर रहेगा, ये मान लेते हैं vm दिया हुआ है। यहां पे बोल रहा है कि जो पर्सन गिर रहा है उसका vm वेलोसिटी है और जो बैग गिर रहा है उसका vb वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन जिसको क्लेरिफाई नहीं किया गया है, तो ये गड़बड़ी है क्वेश्चन की। लिखना चाहिए था कि व्हेन दे रीच द बॉटम या व्हेन दे रीच द फ्लोर व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटीज। सो ये इसका वेलोसिटी, ये इसका वेलोसिटी। हम ये फिर से लिए इसलिए क्योंकि ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। यहां पर भी हमको ना एंगल के बारे में स्पेसिफाइड है, ना कोई भी चीज स्पेसिफाइड है, तो एक ही बेटर तरीका है कि एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो। समझ रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करोगे फिर से वही रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा कि दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। वहां पर भी देखो स्लोप अलग अलग था लेकिन प्रोजेक्टेड वेलोसिटी सेम था, तो हाइट सेम पहुंचा। यहां पर हाइट दोनों के लिए सेम है, तो यहां से जब फ्लोर पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी का गेन भी सेम होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बोथ केसेस में पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो सेम है। अगर दोनों का मास सेम मान लो तो mgh या तुम लिख भी लो किसी एक के लिए कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, किसी एक के लिए लिख रहे हैं, मान लो पर्सन के लिए लिख रहे हैं तो vm लिख दिए। तो m तो दोनों के लिए सेम होगा, दोनों उसी के मास का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, सो vm विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, और यही फ्री फॉल में वेलोसिटी आता है कि साइड से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो उसका वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। तो ये दोनों ही केसेस में सेम वेलोसिटी आएगा। इसका भी फ्री फॉल वेलोसिटी है, सो फ्री फॉल वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो दोनों सेम वेलोसिटी होगा। सो वी विल गो थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। अगर कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन मिल रहा हो जहां पर एनर्जी का लॉसेस नहीं हो तो वैसे केसेस में सॉल्व करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, फिर अगर नहीं तो फिर काइनेमेटिक्स में जाएंगे। तो काइनेमेटिक्स में ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन होगा, तो फिर g का कंपोनेंट लेना होगा, तो यहां पर थीटा एज्यूम करना होगा। तो यहां पे इधर g लग रहा है तो इस डायरेक्शन पे इसका कंपोनेंट आ गया g sin थीटा, तो g sin थीटा से एक्सेलरेट करेगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये h है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो जाएगा h अपॉन sin थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, और वेलोसिटी पूछोगे तो फिर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ओके, तो तुम काइनेमेटिक्स से भी बना सकते हो, बट बेस्ट होता है एनर्जी कंजर्वेशन जब भी ऐसा सिस्टम मिले तो। ठीक है, कुछ और प्लेन पे क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि वेक्टर फॉर्म में दे रखा है कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और किसी टाइम पे क्या होगा नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे वेलोसिटी पूछे, यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म पे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2y + 3j एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.3i + 0.2j, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड विल बी। ठीक है, मतलब सिंपल से क्या बोल रहा है कि शुरुआत में वेलोसिटी यानी कि u मान सकते हैं, दैट इज गिवन बाय
2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। यूनिट्स नहीं दे रखा है, यानी कि हम कुछ भी स्टैंडर्ड यूनिट मान सकते हैं अपना कि कुछ भी यूनिट रहेगा। एक्सेलरेशन दिया है 0.3i प्लस 0.2j, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या बनेगा। तो देखो, इसको बनाने के लिए तुम सिंपल वेक्टर फॉर्म में भी चल सकते हो, ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें, कि जो भी काइनेमेटिक्स वेलोसिटी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछे या कुछ भी पूछे, तो जो वेक्टर का फॉर्मूला है, वेक्टर में हम लोग को जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला वो लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज u प्लस at। तो बस यहाँ पे वेक्टर हेड के साथ लिखो, क्योंकि 1 डायमेंशन का सवाल नहीं है, ये 2 डायमेंशन का है। तो ऐसे बना सकते हो, या तुम ऐसा कर सकते हो कि अलग अलग से निकाल लें कि x कंपोनेंट जो होगा, कंपोनेंट चाहिए तो हमको यहाँ वेक्टर का जरूरत नहीं है, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, और साथ ही साथ vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो ऐसे vx और vy निकाल सकते हैं, मतलब कि ये हो गया vx, इनिशियल ux हो गया, और ये हो गया ax, और ये हो गया uy, और ये हो गया ay। तो इनको अलग अलग से सॉल्व करके दोनों निकाला जा सकता है। फिर vx और vy निकल गया, यानी किसी मोमेंट पे, मतलब कि समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ वेलोसिटी है, इधर इनिशियल वेलोसिटी u है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन पर है, a है। तो ये थोड़े समय के बाद घूमता हुआ कहीं पर भी जा सकता है, हो सकता है यहाँ पे पहुंचा है, और अभी इसका वेलोसिटी जो है वो किसी और डायरेक्शन पे हो, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया। मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसा बना दिए कि ऐसा कोई भी मोशन किसी भी तरीके का हो सकता है, हमको मतलब नहीं है। 10 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है यहां पर हो कि ये है एट ए इज इक्वल टू एट ए टी इक्वल टू 0 पे, और यहां पे पहुंच गया है बी एट टी इक्वल टू 10 सेकंड पे, ठीक है। तो उसमें इसका कुछ वेलोसिटी है v। तो ये सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म से, या तो अलग अलग निकाल सकते हैं vx और vy, और उसके बाद फिर उसका रिजल्टेंट कर सकते हैं। तो सिंपल प्लेस करोगे तो क्या आएगा, u हो गया 2i प्लस 3j, और a हो गया 0.3i प्लस 0.2j। 10 सेकंड के बाद यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है। तो इसके बाद मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर दो, 0.3 इंटू 10 यानी 3 प्लस 2 यानी कि 5i, और ये हो गया 3 और 2, ये भी हो गया 5j। जो भी यूनिट्स रहा होगा उसी यूनिट्स में मेरा आंसर होगा। अब इसको हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो i और j का कंपोनेंट है, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं अंडर रूट, यानी कि 5√2 जो भी यूनिट्स होगा। सिंपल है। ऐसे तुम इसमें भी प्लेस कर सकते हो कि हमको भाई x कंपोनेंट का वेलोसिटी चाहिए, तो शुरुआत में ये 1 डायमेंशन है, तो शुरुआत में इसका वेलोसिटी कितना था, 2 यूनिट्स का, फिर एक्सेलरेशन है 0.3 का यानी 0.3, और टाइम लग गया 10 सेकंड का, तो ux प्लस ax इंटू टी। तो इसको भी जोड़ोगे तो आ गया 5 यूनिट्स का। सिंपली इसी तरीके से हम लोग vy भी निकाल सकते हैं, वो भी 5 यूनिट्स आएगा। उसके बाद फिर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, vx और vy आ गया तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, यही तरीका है। तो ये फाइनली वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो ये सब मिला जुला करके वेक्टर से क्वेश्चन रहा है, वेक्टर से या प्लेन से जो भी क्वेश्चन है ऐसा। इसमें डिस्प्लेसमेंट ही पूछ सकता था, डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर से प्लेस करो या अलग अलग डायमेंशन से प्लेस करो कि x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों को हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट किए और उसका फिर बाद में रिजल्टेंट निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज वेक्टर से भी काइनेमेटिक इक्वेशन को लिखो तो उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग को और भी 2 टर्म है, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले रिलेटिव मोशन कर लेते हैं, ये थोड़ा छोटा पार्ट है, ये इसी लेक्चर में हो जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल को सेपरेट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, अभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में ही पढ़े थे। 1 डायमेंशन में ज्यादा तकलीफ का बात नहीं है, 1 डायमेंशन में दोनों एक ही लाइन पे चल रहा है, तो कोई आगे जा रहा होगा पीछे जा रहा होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस होगा वेलोसिटी का, दोनों अप्रोच कर रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो ये समझना थोड़ा आसान ही था। 1 डायमेंशन में ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। 2 डायमेंशन में दिक्कत है, कोई इधर जा रहा है और कोई किसी और एंगल पे जा रहा है, तो तुम अपने साथ साथ इसको देख रहे होगे तो फिर मोशन अलग अलग सा लगेगा। जैसे कि एक जा रहा हो सीधे और एक जा रहा हो किसी एंगल पर, तो तुम्हारे नजर पे इसका मोशन जो होगा, इनके बीच का सेपरेशन अलोंग दिस लाइन भी चेंज हो रहा है और अलोंग वर्टिकल लाइन भी चेंज हो सकता है, यानी कि एक डायमेंशन ये और एक डायमेंशन ये, दोनों डायमेंशन पे चेंज जा सकता है। जैसे दोनों अभी यहाँ पर है,
या हो सकता है दोनों सेम पॉइंट से चलना शुरू किया, एक यहां पहुंच गया, मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया, और दूसरा यहां पहुंच चुका है, तो इसके एक्स एक्सिस में भी दोनों के बीच में सेपरेशन है और वाई एक्सिस पे भी सेपरेशन, मींस यहां से ये धीरे धीरे आगे चलता चला गया और ये किसी एंगल पे यहां पहुंचा है, तो इनके बीच में दोनों डायमेंशन में सेपरेशन डेवलप हो सकता है। मतलब कि समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू हुआ ए और एक बी, दोनों यहीं से चलना शुरू हुआ है, और थोड़े समय के बाद ये यहां पर है ए और बी जो है किसी और एंगल पर यहां पे पहुंचा है, तो दोनों के बीच में y का इस एक्सिस पे भी सेपरेशन है और इस एक्सिस पे भी सेपरेशन है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बन गया, जो भी एक्स वाई ले सकते हो। तो ये दोनों साइड में सेपरेशन है, यानी कि एक के रिलेशन पे दूसरे का वेलोसिटी दोनों डायमेंशन पे दिखेगा। अब इसी को थोड़ा समझना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल सेंस में समझते हैं कि मान लो कि हम एक कार में बैठे हैं और एक दूसरा कार भी चल रहा है मेरे साथ पैरेलल में, हो सकता है हमको ओवरटेक कर रहा हो, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसका स्पीड ज्यादा होगा, मेरे रेस्पेक्ट में उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, उसका स्पीड डेफिनेटली ज्यादा है तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा। जैसे कि तुम समझ लो कि तुम बहुत हाई स्पीड से चल रहे हो 150 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारे रेस्पेक्ट में बहुत हाई स्पीड है, लेकिन तुमको कार के अंदर बैठने के बाद हो सकता है फील नहीं हो रहा हो कि 150 पे चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास से कोई 180 किलोमीटर पर आवर से ओवरटेक कर रहा है, तो तुमको लगेगा कि हाँ वो धीरे धीरे आगे निकल गया। तुम उसके वेलोसिटी को जज नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली कि वो कितना चल रहा है, वो डिपेंड करता है। जब ड्राइव करने लगते हो तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस पे हम लोग बताने लगते हैं कि मेरा इतना स्पीड है तो उसका रेस्पेक्टिवली बहुत हाई स्पीड होगा, तो 180 190 होगा। बट नॉर्मल जब तुम खड़े होकर के किसी को 20-30 के स्पीड से चलते हुए देखोगे तो सेम वैसा ही फीलिंग वहां पे उस कार में बैठ करके दूसरे कार को देख करके हो रहा होगा कि वो भी थोड़े स्पीड से चल रहा है, क्योंकि तुम अपने 150 के बाद उसको देख रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द रिलेटिव टर्म कि एक के रिलेटिव में दूसरा क्या हो रहा है। तो उसी तरीके से समझो कि अगर हम लोग ए पे ही अपना ऑब्जर्वर सेट कर लें, मींस ए अपना ऑब्जर्वर है, तो ये बी को कैसे देखेगा, इसके नजर पे बी यहां पर जब ये पहुंचा तो बी इसके साथ में था, बी ये यहां से यहां पहुंच गया, इसको नहीं पता कि हम यहां से यहां चले गए, इसके नजर में बी भी यहीं पर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन B कहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो B का जो डिस्प्लेसमेंट है ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। समझ रहे, ये अंतर आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट B का जो है वो ये है, दिस इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। ठीक है, लेकिन A के नजर में क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों हुआ ऐसा कि हम जहां पर हम देखे बी मेरे साथ ही था, हम अब दूसरी जगह चले गए, हमको नहीं पता कि हम दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बी जो है वो उधर पहुंच गया है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना मेरे नजर में, इसके नजर में ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। सो यही अंतर डेवलप करता है रिलेटिव वेलोसिटी में, जो इसका एक्चुअल वेलोसिटी इसको कोई मतलब नहीं है ए को, ए जो रीड कर रहा है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये देखो ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ गया, लेकिन इसके नजर में क्या है, नेगेटिव में वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें इसके नजर में इसका जो वी वाई कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा अभी देखते हैं, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, बहुत इसमें समझोगे तो रिसर्च करने लायक टॉपिक है, डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और ये पॉइंट यहां से यहां जो गया ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है, जो ए को नहीं पता है, ये अपना ऑब्जर्वर है, उसको नहीं पता कि हम भी खुद इतना डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, बट ये बोल रहा है कि बी यहां से यहां चला गया, मेरे पास था अभी वहां पहुंच चुका है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। बट ऐसा है नहीं, तुम खुद भी डिस्प्लेस करके गए, इसको नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो यहां पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, 3 वेक्टर्स का ट्रायंगल बन रहा है। वेक्टर्स को सही से प्लॉट करो तो ये हो गया, ये इनिशियल पॉइंट है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं, रुक जाओ चेंज द कलर, ये पॉइंट मान लिया P है, ये पॉइंट मान लिया Q है, और ये पॉइंट मान लिए R है। ठीक है, तो इन तीनों के टर्म्स पे हम लोग बात करें तो यहां P से Q गया A, P से R गया B। ठीक है, और इसके नजर में ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A अगर हम पूछें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, तो वो ये वेक्टर दिख रहा है। ठीक है, ये मान लो हम लिखते हैं आर बी विथ रेस्पेक्ट टू A।
इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आर बी ए वेक्टर फॉर्म में, और ये हो गया आर बी, और ये हो गया आर ए। ठीक है, तो देखो अब इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है, दोनों क्लॉकवाइज है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, और ये वेक्टर उल्टा है, ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ था एडजस्ट करने के लिए, हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, यानी आर ए प्लस आर बी ए विल बी इक्वल टू आर बी। सो आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। सो दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है? अब इसको सीधे भाषा में क्या समझ सकते हो कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। तो यही तोड़ने का तरीका हो गया कि सिंपल ऐसा भाषा में समझ सकते हो कि आर बी ए लिख रहे हैं तो इसको तोड़ देना है आर बी माइनस आर ए में, ये बी ए को ब्रेक कर देना है आर बी माइनस आर ए में। अब इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी आर बाई डी टी आ जाता है। तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी आर बी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि वी आर बी है, आर बी ए है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब अगर यही एक्सेलरेशन का टर्म रहा तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन के लिए भी यही चीज लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो यही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जो भी रिलेटिव मोशन का टर्म है ऐसा ही है कि एक का मोशन दूसरे के टर्म से देखा जा रहा है। अब देखने का तरीका समझा दिया कि ऐसे देखोगे तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल लॉ से जैसे वेक्टर को प्लेस करोगे तो तुमको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये लिखे हैं तो वेलोसिटी का भी ये ऑर्डर होगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का भी ऐसा ऑर्डर होगा, एंड दैट इज कंफर्म। फिर बाकी और दिमाग लगा करके सोचने की जरूरत नहीं कि सिस्टम क्या हुआ कैसा हुआ, जरूरत नहीं है, वो सब फिजूल का चाहिए। ठीक, कम से कम लास्ट मोमेंट को जरूरत है ही नहीं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो अभी हम लोग कुछ जिसमें नेचुरल एक दो फिनोमेनस प्रैक्टिकल सिस्टम है उस पर देखते हैं, जो रिवर्सिबल प्रॉब्लम है और रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम पे दो सिचुएशन है, इन पे क्वेश्चन रहता है, तीन दोनों पे थोड़ा सा बताएंगे डिटेलिंग, और क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब में रिलेटिव का टर्म्स है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं कुछ रिलेटिव मोशन से जो क्वेश्चन आया रखा है, जो कि रैंडम है, मीन्स कुछ जनरलाइज्ड है। एक रिवर्सिबल प्रॉब्लम, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया है, और रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, इनसे भी देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन कभी बन सकता है। ठीक है, बाकी जनरल सिचुएशंस कोई भी देख सकते हैं कि और भी कोई रैंडमली बन सकता है सिचुएशन, तो उस पर एक दो बार क्वेश्चन रहा है, तो ऐसे और भी पॉसिबल है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस में देख सकते हैं। तो देखो पहले ये क्वेश्चन बता रहा है कि टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट एंड ए बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इज ए स्मॉल ए। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी with velocity v1. The boy at a starts running simultaneously with the velocity v and catches the other in time t where t is. तो देखो ऐसे सिस्टम को समझना थोड़ा सा जरूरी है, समझ जाओगे तो बात आगे फिर सब कुछ क्लियर रहेगा, हमेशा क्लियर रहेगा। बोल रहा है कि दो बॉयज है, एक ए पर खड़ा है और एक बी पर खड़ा है, और ए और बी दोनों के बीच का जो दूरी है वो स्मॉल ए है, ये ग्राउंड के किसी दो पॉइंट्स पे खड़ा है। और बोल रहा है कि बी v1 वेलोसिटी से दौड़ना शुरू किया, which means direction of velocity is perpendicular to the line joining AB. AB जो लाइन बन रहा है इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई भी एक डायरेक्शन पे ये दौड़ना शुरू कर गया विद सम वेलोसिटी v1। अब A को इसको कैच करना है, दौड़ के पकड़ना है, तो A को डेफिनेटली इससे ज्यादा स्पीड से दौड़ना होगा, और A का डायरेक्शन समझो, A अगर इधर दौड़ना शुरू कर जाए इस डायरेक्शन पे, तो ये जब यहां पहुंचेगा तो B कहीं और चला चुका होगा, तो नहीं मिल सकता है। तो ए किसी एंगल पे दौड़ना शुरू करे, लेकिन फिर भी इस वेलोसिटी से जाएगा, ये यहां पहुंचेगा तो हो सकता है बी यहां पहुंच चुका हो, तो फिर भी नहीं पकड़ पाएगा। तो ए को एग्जैक्टली उस डायरेक्शन पे दौड़ना चाहिए कि जिस वेलोसिटी से वो वहां पे पहुंच जाए एट द सेम इंस्टेंट जब बी भी वहां पर पहुंचा हुआ हो, यानी कि बी एंड ए दोनों सेम टाइम पर यहां पर मिलना चाहिए। तो सेम टाइम पे अगर दोनों एक पॉइंट पे पहुंच पा रहा है
इसका मतलब समझना क्या है, दोनों सेम टाइम पर वहां पहुंच रहा है ए और बी, क्योंकि दोनों एक ही साथ दौड़ना भी शुरू किया था, तो दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो सेम होना चाहिए। बात को पहला बात ध्यान रखना है, क्या बात ध्यान रखना है कि दोनों का जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाई, ये दोनों के लिए सेम है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हम लिख रहे हैं, एक्सिस इज सेम फॉर बोथ एक्स एंड नॉट एक्स एंड वाई, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल ये लिखते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे को एक पॉइंट पे मेल्ट करना है। ये क्लियर है कि जब ये दोनों यहां पर ए जब यहां पहुंचे तो बी भी यहीं पे होना चाहिए, बी आगे नहीं निकल गया हो या बी पहले नहीं पीछे नहीं रह गया हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां जाकर के वेट करेगा, बी आएगा उसके बाद पकड़ेगा, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही साथ पहुंचा है। तो इसलिए दोनों का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा और सेम टाइम है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन का कोई सवाल नहीं है, तो वेलोसिटी भी दोनों का सेम होना चाहिए। VA along y axis must be equal to VB along y axis, यानी दोनों का वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन नहीं हो पाएगा। तो पहला बात ये ध्यान रखना, ये बहुत तरीके का मोशन में ये कंडीशन बनता है कि दोनों का ये सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो मान लिया सेम हो गया। अब दूसरा बात रह गया कि इसका वेलोसिटी जो है वो है v। अब ये किसी एंगल पे दौड़ना शुरू किया है, मान लिया है थीटा, और जिसमें हमको अनुमान है कि वो वहां पहुंच जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन तो पहला बना, VB का y कंपोनेंट जो है वो कुछ और नहीं, वो तो V1 ही है ना, उसके पास तो सिर्फ y कंपोनेंट ही है, तो वो V1 है। और VA का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V, ये अपना थीटा माने है तो दिस इज V sin थीटा, तो V sin थीटा विल बी इक्वल टू V1। मेरे पास थीटा का जानकारी है नहीं, तो थीटा के लिए क्या लिख लें, sin थीटा विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V। V1 और V दोनों हमको गिवन है, यानी कि हमको थीटा पता चल चुका कि इसको किस एंगल पे दौड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब हमको एंगल पता चल चुका है, तो बाकी और भी चीज कैलकुलेशन हो सकता है, यानी कि अब ये पूरा डायग्राम मेरे लिए नोन हो गया। अब यहां पे पूछ क्या रहा है कि ये कितने समय के बाद पकड़ेगा, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कैच बी बाई ए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो अब टाइम के लिए समझो, ये V से जा रहा उधर, कितना दूर गया नहीं गया मतलब नहीं है, दूरी जो है वो x एक्सिस के अलोंग कितना ट्रेवल करेगा वो a है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना होगा, वो a होना चाहिए। अगर a नहीं होगा तो फिर पकड़ेगा कैसे, ये दोनों के बीच का गैप है, यही गैप धीरे धीरे समाप्त हो जाना चाहिए। मतलब समझो सिस्टम क्या होगा कि ये जब a यहां पहुंचा हुआ रहेगा किसी टाइम पर, तो b भी यहां पर मिलेगा, फिर किसी टाइम पर a यहां होगा तो b यहां होगा, ये दोनों हमेशा एक ही लाइन पे दिखेगा, तभी y का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे सेम होगा। y का कंपोनेंट वेलोसिटी का दोनों का सेम है, तो x का कंपोनेंट, x का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होते हुए 0 हो जाएगा। यानी कि जो x में जो सेपरेशन था, इसी सेपरेशन को कितने टाइम में ट्रेवल करेगा यही ढूंढना है। ठीक है, तो ये सेपरेशन कितना है, a है, और इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितना है, v cos थीटा। इसका जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया v cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। तो v sin थीटा से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और v cos थीटा से अलोंग दिस डायरेक्शन जा रहा है। सो v cos थीटा विल बी इक्वल टू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से टाइम चाहिए हमको, सो टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। va का x कंपोनेंट चाहिए, x कंपोनेंट से ये a डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो va a अपॉन v है, va x हो गया v cos थीटा। हम यहां पे sin थीटा निकाल चुके हैं, यहां पे cos थीटा है और t हमको चाहिए, तो cos थीटा को निकाल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, a अपॉन v cos थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, यानी ये लिख सकते हैं 1 माइनस v1 अपॉन v का स्क्वायर होल ओवर अंडर रूट, ये a बाई वी इंटू 1 बाई दिस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v स्क्वायर नीचे रूट से बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो टाइम विल बिकम, यहां पे हम लिख देते हैं, सो t विल बी a अपॉन
v है यहाँ पे, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे में जो वी स्क्वायर है वो रूट से बाहर हो जाएगा, वी बच जाएगा, वी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द टाइम टेकन ए अपॉन रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो थोड़ा सा लग रहा है कैलकुलेशन है, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये पहले आया है 2005 में। अभी आज के डेट में और भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड गिर चुका है, तो इसलिए इतने भी लेवल का क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, बट ये अच्छा लगता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अच्छा लगेगा बनाने पे भी, सॉल्व करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा फील होगा। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। बहुत बात क्लियर है कि जब भी दो डायमेंशन पे रिलेटिव मोशन को जज करना हो तो ये समझना चाहिए कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन नहीं है तो दोनों किसी भी समय पे सेम होना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे कटेगा। ये यहां से चल रहा है इधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो ये किसी भी टाइम पर ऐसे जाकर के मैच करना चाहिए, यानी कि दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमेशा सेम रहेगा, बस इसका धीरे धीरे गैप कम हो रहा होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि ये आगे चलता चला गया, ये चला गया, तो फिर ये यहाँ क्रॉस कर रहा होगा, ये भी ऊपर चला गया होगा, तो फिर मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी लगभग उसी टाइप का है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ए बी रॉड है, ठीक है, वो किसी अल्फा एंगल पर टिल्टेड है, इस तरीके से दो वॉल है, इस पे ऐसे रखे हुए हैं। अब इसको हो सकता है ऊपर की तरफ पुल करने लगे, तो ये वाला एंड क्लोज आने लगेगा, ये वाला एंड ऊपर जाने लगेगा। तो इसमें किसी एक का वेलोसिटी दिया हुआ, दूसरे का वेलोसिटी निकालना है। क्या वेलोसिटी दिया हुआ है कि द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि बेस वाला पॉइंट टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकंड, ये लेफ्ट साइड में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल अल्फा इज 60 डिग्री, एंगल भी दे दिया, बी का वेलोसिटी पूछ रहा है, और ये रिलेशन है। एंगल को भी डायरेक्टली प्लेस नहीं करना, क्योंकि एंगल जगह जगह पे बदलेगा, है ना, जैसे जैसे आगे जाएगा तो एंगल चेंज होगा, और एंगल के चेंज होने से ए और बी दोनों का वेलोसिटी में रिलेशन जो होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए समझो क्या करना है कि किसी भी मोमेंट पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लिए कि y है, और ये वाला डिस्टेंस मान लिए x है। ठीक है, ये रॉड का लेंथ जो है ये l, ये कांस्टेंट है। ये दिया है कि नहीं दिया है? नहीं भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बोल रहा है ना कि ये एक रॉड है, तो रॉड का लेंथ जो होगा वो तो फिक्स होगा। ठीक है, तो अब समझो कि ये जैसे आगे जाएगा a तो x में डिक्रीज होगा, x चेंज होगा, तो x जैसे डिक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा। अब दोनों का जो प्रोपोर्शन ऑर्डर है इसको हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन में भी पढ़ते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रेंट रिलेशन का है, लॉज ऑफ मोशन में याद करेंगे। कैसा एक स्लाइड है, एक लैडर है, ये गिर रहा है, तो गिरने में इसका वेलोसिटी कंपेयर करना है, चलो वहां पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना है कि अब x का जो चेंज होगा वो a का वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में होगा। a जिस वेलोसिटी से इधर जाएगा x उस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा, तो b जिस रेट से ऊपर जाएगा y उस रेट से इंक्रीज करेगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ a का बात करें सो दिस इज dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, एंड वेलोसिटी ऑफ b का बात करें सो दिस विल बी dy अपॉन dt। ये बात क्लियर है डायग्राम से? अब x और y और l में एक रिलेशन है, वो बहुत आसानी से दिख रहा होगा, क्योंकि l कांस्टेंट है, तो हम लोग ये तो मान सकते हैं ना कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी l स्क्वायर। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है ना, क्योंकि ये रॉड फिक्स रहेगा, तो एंगल कुछ भी हो जाए चेंज होकर के, x चेंज होगा y चेंज होगा मान लिए, लेकिन जो भी होगा x और y उसके रेस्पेक्ट में l हमेशा यही रहने वाला है, l नहीं बदलने वाला है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम किसी भी सिस्टम पे किसी भी एंगल पे ये अप्लाई होगा। तो अब इसी को डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि हमको ये चाहिए, तो इसके ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये dx अपॉन dt 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर है हो गया 2x, फिर x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम रेटेड डिफरेंशिएशन चाहिए, तो dx अपॉन dt प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट विल बी dy अपॉन dt। और इधर साइड में क्या है, l स्क्वायर, l इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। dx अपॉन dt वो मेरा a का वेलोसिटी, dy अपॉन dt वो b का वेलोसिटी, तो v भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2x इंटू va प्लस 2y इंटू vb विल बी इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है, vb। सो vb विल बी इक्वल टू, इसको दूसरे साइड लेके चल जाओ, तो माइनस 2x
अपॉन 2y और क्या आया VA, ये होगा सभी कुछ है -2x - 2y VA। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया और x और y कैंसिल नहीं हो रहा है, x और y तो कैंसिल नहीं होगा। x और y के लिए हमको यहां पे मिला हुआ है अल्फा, ये गिवन है, तो ये गिवन है तो हम लोग इसके वजह लिख सकते हैं tan अल्फा विल बी इक्वल टू y अपॉन x, ये लिख सकते हैं, यानी कि x y का भी इंतजाम हो गया। तो सब चेंज होकर के अब क्या बन जाएगा, VB विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ VA इंटू x बाई वाई आया ना, VB चाहिए था ना, वी हैव टू फाइंड VB, ठीक है VB चाहिए तो x बाई वाई आया, यानी कि 1 अपॉन tan अल्फा या cot अल्फा कर देते हैं, cot अल्फा, ठीक है। अब सभी का वैल्यूज दिया हुआ है VA, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो -10 मीटर पर सेकेंड और cot अल्फा हो गया cot 60 डिग्री, ठीक है। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बस इतना पड़ेगा कि तुमको डायरेक्शन का सेंस क्लियर होना चाहिए। ये नेगेटिव में जा रहा है तो ये पॉजिटिव y में जाएगा, तो -10 प्लेस करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो y का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, x का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो y का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ये रॉड अगर उधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये उधर आगे जाएगा, तो ये वाला पोर्शन नीचे आने लगेगा, है ना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का सेंस है। तो ये हो जाएगा 10 cot 60 कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3, tan 60 होता है √3, तो cot 60 1 अपॉन √3, तो इसको प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड, सिंपल इसमें रख सकते हैं। ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू पर है तो एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस कर देते हैं, √3 हो गया 1.732, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 10 √3 अपॉन 3, 1.732 यानी कि 17.32 अपॉन 3, तो कितना हो गया 515 5.3721 और 3721 ऐसा मान सकते हैं मीटर पर सेकेंड। 5.8 है क्लोजेस्ट ऑप्शन, सो वी कैन ऑप्ट इट, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ये एक स्पेसिफिक रिलेटिव वेलोसिटी का सिचुएशन है 2 डायमेंशनल प्लेन पे, कि कहीं रिवर फ्लो कर रहा है और उसमें कोई स्विमर क्रॉस कर रहा है। ये बहुत जनरल सिचुएशन होगा, अगर कोई रिवर पे बोटिंग वगैरह की हो या बोट पे ट्रेवल की हो तो देखोगे रिवर के फ्लो के अकॉर्डिंग बोट का एंगल उस तरह से एडजस्ट किए रहते हैं। बोट को किसी एक एंगल पे मूव कराते हैं लेकिन बोट धीरे धीरे दूसरे कॉर्नर पे जा रही होती है। ऐसा देखिए होगा अगर कभी रिवर को क्रॉस किए होगे बोट से तो बोट का एंगल कुछ और लगाए रखते हैं। मान लो कि रिवर इधर से फ्लो कर रही है तो बोट को किसी और एंगल पे टिल्ट करके रखते हैं, उसका एंगल तुमको दिखेगा इधर है लेकिन तुम जा रहे होगे वास्तव में इस पॉइंट पे, यानी कि ये तुमको ऐसा दिखेगा कि ये बोट धीरे धीरे इसी लाइन पे शिफ्ट हो रहा है। बोट का एंगल जो है वो इधर ही रहेगा, एंगल इधर ही है लेकिन बोट इधर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि बोट को इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये वाला वेलोसिटी जो है ये इसको साथ में इंपार्ट करेगा तो इधर पुल करता रहेगा, तो इसलिए ये इस पॉइंट के ना जाने के बजाय इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो यहां से हम प्रोजेक्ट करेंगे, हम यहां जाएं और रिवर हमको यहां से यहां तक खींच के ले आएगा तो वापस हम यहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट जब यहां से चलना शुरू करेगा तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा एट एनी स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो ये जनरल मोशन हम लोग करते हैं। तो यही समझो कि कोई एक स्विमर है वो तैरना शुरू कर रहा है, इसके पास एक स्ट्रेंथ होता है कि हम इस स्पीड से फ्लो कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, ठीक है। और रिवर का भी कुछ स्पीड होता है कि ये रिवर स्ट्रीम जो है ये इस स्पीड से चल रहा है। जनरली खास करके मेडिकल में तुमको यही सिचुएशन मिलेगा कि स्विमर का स्पीड जो है रिवर से हमेशा ज्यादा है। कम वाला सिचुएशन पे कम क्वेश्चन बनता है लेकिन वो टिपिकल होता है, ठीक है। तो अगर किसी को शौक होगा तो उसके लिए भी पढ़ सकते हो और पूछने के लिए पूछ सकते हो, बट जनरली हम लोग ऐसा ही सिचुएशन रखेंगे जहां स्विमर का स्पीड ज्यादा होगा। कम होने के बाद ये शॉर्टेस्ट पाथ ये नहीं रह जाता है, तब फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, तब का सिचुएशन अलग है, लेकिन हमको उस सब पे जाना नहीं है अभी, ठीक है। अभी हमको जानना है कि स्विमर का स्पीड ज्यादा है। तो स्विमर चलना शुरू किया किसी एक एंगल पर, ये रिवर इसको अपने साथ फ्लो करा के लेके जाना चाहेगा, तो ये फिर ऑपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना है तो उसके लिए क्या एंगल प्रेफर करे नहीं करे, क्या वेलोसिटी से पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा, इन सब पे सवाल रहता है। तो इस पे मेनली 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, उन दोनों पे ही डायरेक्ट आते हैं। एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, एक शॉर्टेस्ट पाथ का सिचुएशन होता है
और दूसरा होता है शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, दो सिचुएशन तुमको डील करना पड़ेगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ लेना चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वाला पाथ, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ चलने के लिए इसको किसी एंगल पे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कितने एंगल पे ट्रेवल करना पड़ेगा वो अलग बात है, वो ढूंढना पड़ेगा। अब एंगल पता चल जाएगा तो ये भी पता कर सकते हैं कि इसमें टाइम कितना लगेगा। और ये बात को ध्यान रखना है कि जब शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं तो टाइम शॉर्टेस्ट नहीं होता है। शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है रिवर को तो वो शॉर्टेस्ट पाथ पे नहीं मिलेगा, वो किसी और पाथ पे मिलेगा। उसका वजह समझ जाओगे बहुत आसान से। तो अगर समझो कि ये किसी एक वेलोसिटी v से ट्रेवल कर सकता है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्विमर स्पीड। सो मान लो कि ये vs से फ्लो कर सकता है। ठीक है, वेक्टर नहीं लगा रहे, हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो मान लिया कि ये vs से ट्रेवल करना शुरू किया और ये ऊपर रखा, तो ऊपर रखेगा तो रिवर का जो स्पीड है ये भी इसमें ऐड अप हो जाएगा, ये रिवर का स्पीड भी ऐड हो गया, तो इसके पास ये vr भी आ गया। तो एक्चुअल में जो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वो अब ये बन जाएगा। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर चलेगा तो वो अब इस स्पीड से चलने लगेगा v डैश से। तो ये इस कॉर्नर जाना चाह रहा था लेकिन ये यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि इसका अपना स्पीड है, ये अपना परपेंडिकुलर रखा, रिवर इधर इसको पुल करने लगा तो ये यहां पहुंच गया। ओके, अब अगर इसको बैलेंस करना है कि नहीं, हमको रिवर को चैलेंज करना है, हमको तो ऑपोजिट कॉर्नर पे ही जाना है, यानी इसी लाइन पे चलना है। तो स्विमर का जो स्पीड, रिवर का जो स्पीड है वो इधर है, तो इसको बैलेंस करके किसी और डायरेक्शन पे अगर ये स्विमर ट्रेवल करने लगे किसी ऐसे एंगल पर कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इधर आ जाए। ये v डैश जो है अभी के केस में इधर बनने लगा, तो v डैश अगर ये परपेंडिकुलर लाइन पे हो गया तो इसका मोशन इधर होगा। इस केस में v डैश किस लाइन पे था, इस लाइन पे, तो इसका मोशन इधर हो रहा था। ठीक है, तो यही बस डिपेंडिंग होता है कि इसका मोशन किधर होना चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये होना चाहिए और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये होना चाहिए। तुमको दोनों डायग्राम बता दे रहे हैं, सिंपल सा बात है कि अगर v रिवर इधर है तो v स्विमर इधर है, तो इसका जो v डैश आएगा वो इस डायरेक्शन पे मिलेगा। ठीक है, दिस इज फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। क्यों शॉर्टेस्ट टाइम हुआ? क्योंकि देखो इसको जो क्रॉस करना है वो है रिवर को क्रॉस करना है, यानी कि इसको अगर इसको अपना y एक्सिस माने तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट करना है, y एक्सिस में d डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे y एक्सिस में d डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये रिवर क्रॉस हो गया। क्रॉस होने का मतलब यहां पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है, कहीं पहुंच सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन रिवर क्रॉस हो गया, अदर साइड में पहुंच गया। ठीक है, तो अब ये इधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको क्या काम है कि जल्दी से क्रॉस करना रिवर। तो जल्दी से जल्दी रिवर क्रॉस करना है तो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी का कंपोनेंट y एक्सिस पे रखेगा। और जैसे तुम किसी और एंगल पे स्विम करने लगो, ये एंगल मान लो कि हम हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पर जो रिवर का वेलोसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से थीटा एंगल पे स्विम करने लगा, तो इसका एक कंपोनेंट जो ऊपर लगेगा वो हो जाएगा vs, ये थीटा है तो साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन पे, ये हो गया vs cos थीटा। ठीक है, तो इसको अगर ये परपेंडिकुलर लाइन पे चलना है तो ये क्या कर रहा है कि इस vr को कैंसल आउट कर रहा है अपने एक कंपोनेंट वेलोसिटी से। एक कंपोनेंट ऐसा एडजस्ट कर रहा है कि ये vr के इफेक्ट को समाप्त कर दे, यानी इसको हॉरिजॉन्टल में पुल करना बंद कर दे। तो हॉरिजॉन्टल में ये भी अपना एक कंपोनेंट रखेगा। तो यहां से एक रिलेशन मिलता है कि vs cos थीटा विल बी इक्वल टू vr, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो v डैश से होगा, एंड दिस इज sin थीटा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट करेगा vs sin थीटा से। तो vs sin थीटा के टर्म्स पे इसका हम लोग टाइम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ये v डैश से चल रहा है तो टाइम लगेगा d अपॉन v डैश, यानी d अपॉन vs sin थीटा। sin थीटा निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे cos थीटा निकाल लेंगे तो sin थीटा भी मिल जाएगा। और इस केस में देखो क्या हो गया, इस केस में जो v डैश है ये v डैश से उधर जा रहा है,
लेकिन टाइम अगर तुम देखोगे तो टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल बी टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो अगेन टाइम जो होगा वो डिपेंड करेगा कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो अभी यहां पे इस केस में क्या है, वीएस है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट वीएस है, तो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डी अपॉन वी एस। तो अब इसमें इसको और इसको देख करके बताओ तो कौन ज्यादा होगा। ये बहुत आसान है समझना। वी डैश का मतलब क्या हो गया, वी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा 1 से छोटा होता है, बराबर हो सकता है 90 डिग्री, पर 90 डिग्री का सवाल ही नहीं है। 90 डिग्री हो गया तो फिर दोनों सिस्टम एक ही हो गया। तो 90 से कुछ छोटा वैल्यू होगा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होगा। और किसी नंबर को, किसी भी डिजिट को 1 से छोटे किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो ओवरऑल वो बढ़ जाता है, उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो डी बाई वी एस साइन थीटा, ये वी एस है, डी बाई वी एस साइन थीटा, और यहां पे डी बाई वी एस, तो वो वाला टाइम इससे कम होगा क्योंकि यहां साइन थीटा डिवाइड में आ गया, साइन थीटा 1 से छोटा है तो ओवरऑल टाइम बढ़ जाएगा, तो उससे ज्यादा टाइम लगता है इसमें। तो ये दो सिचुएशन तुमको बता रहे हैं, डायरेक्ट अभी कुछ ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं रखना, यही दो सिचुएशन पे आएगा क्वेश्चन, एक शॉर्टेस्ट टाइम, एक शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, दोनों पे जो सिचुएशन होगा कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट। रिवर्स पे एक दो आसान क्वेश्चन कर लेंगे, इससे 2-4 ही क्वेश्चन कभी कभी आया रखा है, बट ये बहुत आसान आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, ये 2019 का है, रिसेंट है। द स्पीड ऑफ स्विमर इज स्टिल वाटर इज इन स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकंड। द रिवर का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड का, फ्लोइंग ड्यू ईस्ट if he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path। तो ये रिवर है जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, ये ईस्ट हो गया, और कोई साउथ में है और नॉर्थ की तरफ इसको जाना है, क्रॉस करना है, यानी कि नॉर्थ जाना है, और शॉर्टेस्ट पाथ में लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन, रिलेशन क्या है कि इसको शॉर्टेस्ट पाथ में इसको क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये किस एंगल पे स्विम करना शुरू करेगा, तो अभी जस्ट बताए थे कि ये क्या होगा, रिवर का स्पीड इधर हो गया वी.आर, तो इसको किसी एक ऐसे एंगल पर स्विम करना चाहिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पर आने लगे, यानी कि वी डैश जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइन पर होना चाहिए। तो अब इसका थीटा जो होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वेस्ट के रेस्पेक्ट में, मैक्सिमम वेस्ट के रेस्पेक्ट में, तो वेस्ट के रेस्पेक्ट में ही हम अपना एंगल ले लेते हैं कि वेस्ट के रेस्पेक्ट में हमने मान लिया दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो वेस्ट के रेस्पेक्ट में मान लिया कि ये थीटा एंगल पर मेंटेन किया और स्विम करना शुरू किया। अब जैसे इस थीटा एंगल पे स्विम करेगा, इसका जो मोशन होगा ये परपेंडिकुलर होगा, वी डैश होगा, तो यानी कि वी का जो वीएस का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो इस वी आर को बैलेंस कर रहा होगा। अगर बैलेंस कर लेगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे चलेगा। ये भी जस्ट बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ अगर ट्रेवल करना है तो ये बैलेंस होना चाहिए, वी आर से इसका ये कंपोनेंट बैलेंस करना चाहिए, वी एस कॉस थीटा, ऊपर में वी डैश जो होगा वो वी एस साइन थीटा। तो हमको ये अभी ढूंढने का जरूरत नहीं, टाइम वाइम निकालना नहीं, बस इसी को बैलेंस करना है। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस। ठीक है, वी आर कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड का, वी एस दिया है 20 मीटर पर सेकंड का, यानी 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1/2, यानी थीटा इज 60 डिग्री। फ्रॉम किधर से ले रहे हो, एंगल ले रहे हैं वेस्ट से, इसलिए फ्रॉम वेस्ट साइड से ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा और स्विम करना शुरू कर देगा, ताकि ये परपेंडिकुलर लाइन पे चल सके, शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर अप कर सके। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ज्यादा इसमें डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, एक और कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखो, एक क्वेश्चन इस पे देख लो, ये टाइमिंग से है कि width of the river is 1 kilometer, the velocity of boat is 5 km per hour, the boat covers a width of the river in shortest time 15 minutes, then the velocity of the river stream is। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि बोल रहा है कि एक रिवर है जो 1 किलोमीटर विड्थ का है, इसका जो थिकनेस है, विड्थ है, वो 1 किलोमीटर का है, और कोई एक स्विमर है जो स्विम कर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में 15 मिनट में इसको क्रॉस कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर के रिवर को क्रॉस करने में जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो 12 मिनट का होगा, क्योंकि 1/, पूरा वेलोसिटी को अपना ये वाई एक्सिस पे रखेगा शॉर्टेस्ट टाइम गेन करने के लिए, तो वाई एक्सिस पे रखेगा, तो भले ये अक्रॉस नहीं पहुंचे, दूसरे जगह पे पहुंचेगा, लेकिन टाइम जो शॉर्टेस्ट मिलेगा वो 12 मिनट में, 12 मिनट में क्रॉस कर सकता है।
ठीक है, लेकिन हम इसको माफ करते हैं, नीट में अक्सर ऐसा कुछ कुछ मिसिंग रहता है। ये एक्चुअली लिखना चाहिए राइट अक्रॉस द रिवर, कि ये राइट अक्रॉस क्रॉस कर रहा है, मीन्स कि परपेंडिकुलरली इसको क्रॉस कर रहा है। ये यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा है, तो इसको टाइम लग रहा है 15 मिनट का, समझ रहे हो। तो यानी कि इसको किसी और एंगल पे स्विम करना शुरू करना पड़ेगा। ये वी एस इधर से चलना शुरू किया और ये वी डैश, इसको एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन पे जिसके सहारे ये रिवर को क्रॉस करेगा, और स्विमर का, रिवर का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो हम उसको मान लेते हैं वी आर। ठीक है, तो इस वी आर को कैंसिल करता है ये, इसको अगर थीटा मानते हो सो दिस विल बी वी एस कॉस थीटा। अब ये वी एस कॉस थीटा वी आर को बैलेंस करता है, वी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर, और वी डैश ये होता है वी एस साइन थीटा, वी एस साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी डैश। इस वेलोसिटी से ये क्रॉस करके जाएगा रिवर को, और ये वी डैश हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमको दिया हुआ है टाइम। कौन सा टाइम दिया है कि इस कितने टाइम में ये क्रॉस कर रहा है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज डी अपॉन वी डैश। इसको जो क्रॉस करना है उसमें टाइम लगता है डी अपॉन वी डैश। तो वी डैश दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डी दिया हुआ, तो वी डैश यहां से निकाल सकते हैं, वी डैश विल बी इक्वल टू डी अपॉन टी। डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर का, सब किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर में रखते हैं, और टाइम लग रहा है 15 मिनट का। 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। तो वी डैश हमको गिवन है, वी आर ढूंढना है, वी एस से कोई मतलब है नहीं, थीटा जो है वो हमको ध्यान रखना है कि थीटा यहां पे गिवन नहीं है, वी एस गिवन है, थीटा गिवन नहीं है, वी डैश और वी आर गिवन है, तो इसलिए हम थीटा ही ढूंढना है। क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, ठीक है, तो दोनों को एक बार हम डिवाइड कर दें, तो वी एस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा विल बी इक्वल टू वी डैश अपॉन वी आर। ठीक है, या टैन थीटा नहीं, हमको हमको चाहिए वी आर, तो हम इसके लिए टैन थीटा में ले जाएंगे, सिंपल थीटा को यहां से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, वी एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एस का स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी एस का स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर। ठीक है, वी एस वो स्विमर का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और ये 4 आया, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां पे स्पेस को हम देते हैं, यहां हो गया डी 1 किलोमीटर अपॉन 1/4 आवर, तो हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये बस सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये आता है 3 स्क्वायर किलोमीटर पर सेकंड है, या 3 किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, वी आर स्क्वायर है, वी आर को हटा देते हैं स्क्वायर को, तो वी आर विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात क्लियर है। या तो हम लोग ट्रायंगल में भी देख सकते थे, ये ट्रायंगल है, इसमें ये वी एस है और ये जो है ये वी आर के बराबर है, तो सिंपल लिख सकते थे tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये भी गिवन है ये भी गिवन है, तो वी आर भी निकाला जा सकता था। ठीक है, जो भी हो इनको स्क्वायर करके भी जोड़ोगे तो भी इससे आ जाएगा। ओके, तो ये सब मिला जुला करके है जो रिलेटिव मोशन से भी क्वेश्चन आया रखा है। तो अब हम लोग इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं, बाकी कुछ देख लोगे। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी है, बट उसमें कभी ऐसे जनरली क्वेश्चन आया नहीं है बहुत बार, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं अभी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट।